नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गुनाह। ट्रेन अपनी रफ्तार से भागती जा रही थी। फुल स्पीड पर भागती ट्रेन में सब सामने की बर्थ पर लेटी महिला शायद कुछ होश में नहीं थी या फिर बीमार थी। एक लड़का उसकी ऊपरी बर्थ पर बैठा हुआ बार बार उस महिला को देख रहा था। लड़के की उम्र कोई 28 साल की रही होगी। रिया खिड़की के पास बैठी अपने उड़ते बालों को पकड़ती कानों में हेडफोन लगाए म्यूजिक सुन रही थी। उसने इस महिला को देखा तो सही, लेकिन ट्रेन में कोई किसी पर इतना ध्यान कहाँ देता है, तो वो भी अपने ही ख्यालों में मग्न थी। रात के 3 बजे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और महिला के ऊपर वाली बर्थ से वो लड़का नीचे उतरा। रिया की एक नज़र उस पर पड़ते ही उसने कहा, मैडम 2 मिनट में आया। ये मेरी माँ सो रही हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस पानी लेने जा रहा हूँ। रिया ने ओके कहा और लड़का उतर कर चला गया। उसका एक छोटा सा बैग ऊपर बर्थ पर कोने में ही रखा हुआ था। 5 मिनट बाद ट्रेन फिर से दौड़ पड़ी, लेकिन लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। रिया ने देखा तो सोचा कि शायद बाथरूम में होगा और वो अपनी बर्थ पर ही लेट गई। हल्की नींद आई थी तो जल्दी ही सो गई थी। सवेरे चाय चाय की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दूसरी बर्थ पर बैठे लोग चाय ले रहे थे। उसने भी चाय ले ली। लेटी हुई महिला उठने की कोशिश कर रही थी जैसे ही रिया ने देखा, मगर अब भी वहाँ कोई नहीं था। रिया हैरान थी कि इनका बेटा जाने कहाँ गायब हो गया। उसने उठकर बाथरूम चेक किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। कहीं कोई खड़ा हुआ भी नहीं दिखाई दिया। काफ़ी देर तक बेटे के ना आने पर वो महिला रोने लगी। बोली, मुझे पता था कि एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर रिया की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो अखबारों में खबरें तो बहुत पढ़ती थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों के सामने एक बेटे को अपनी माँ को छोड़ते हुए देखा था। उस वक्त उस लड़के को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। माँ के लिए चिंतित नजर आ रहा था और फिक्र चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोग इस कदर भी प्रपंच रच सकते हैं, ये आज रिया ने खुद देख लिया था। रिया ने महिला से जानने की कोशिश की कि वो कहाँ की है, उनका घर कहाँ है, और तब उन्होंने बताया कि बेटे ने सब बेच दिया है और कमरा लेकर रहता था। वो उसके ही साथ रहती थी। मतलब अब अगर ढूंढने भी जाए तो लड़का उस कमरे में मिलने वाला नहीं था। ये अत्यंत दुखी महिला रोते रोते अपनी किस्मत को कोस रही थी। इसके साथ ना तो कोई सामान था ना ही पैसे। रिया ने ऊपर रखा बैग उठाकर चेक किया तो उसमें कुछ दवाइयाँ रखी मिली, एक पानी की बोतल और 2 जोड़ी कपड़े, जो शायद इस महिला का ही था। कहीं से कोई निशानी या फिर फ़ोन नंबर उस तक पहुंचने के लिए बैग में नहीं मिला। जाने इस महिला को क्या हुआ था। वो लड़का ऐसे अपनी ही माँ को छोड़कर क्यों गया था। शायद ये महिला ही अच्छे से जानती थी। रिया, जो कि LLB की तैयारी कर रही थी, उसको अपनी एक दोस्त काव्या याद आई, जो कि एक वृद्धाश्रम चलाती थी। रिया ने पहले तो सामने बैठी महिला से बात की, क्योंकि रिया का स्टेशन आने ही वाला था और ऐसी बीमार हालत में वो इस महिला को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसकी मदद करना चाहती थी। रिया ने उनसे कहा कि अगर आपको बुरा न लगे तो आपको आसरा मिल सकता है, खाना बिस्तर कपड़ा सब मिल जाएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। रिया की बात सुनकर उसने सवालिया भरी निगाह से देखा। उसने इस महिला को अपनी दोस्त के बारे में बताया, जिस पर महिला ने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारा भला होगा, बाकी किस्मत जहाँ ले जाएगी। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा हो। उसकी सहमति देखकर रिया ने दोस्त को कॉल किया तो उसने भी महिला को आश्रम लेकर आने को कहा। 1.5 घंटे बाद रिया का स्टेशन आ चुका था और उसने अपने साथ इस महिला को भी सहारा देकर ट्रेन से बाहर उतारा और वृद्धाश्रम जाने का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते भर वो महिला रिया को दुआएं देती हुई आई थी। हालांकि बोलते हुए उसकी सांस फूल रही थी और ना ही उसने ऑटो में बैठते बन रहा था। रिया बार बार उसके बेटे के बारे में सोच रही थी कि जाने इनका बेटा किस कारण से माँ को अकेला छोड़ गया। कारण जो भी हो या कोई मजबूरी, लेकिन इस तरह बीमार माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ना तो संवेदनशीलता ही कहलाएगी। रिया मन ही मन ऐसी तमाम औलादों को कोस रही थी जो अपने माँ बाप को यूं छोड़ देती हैं। इतने में आश्रम आ गया और रिया ने उनको ऑटो से बाहर उतार लिया। अब उनकी हालत और भी बिगड़ रही थी। जल्दी से व्हील चेयर मंगाकर उन्हें उस पर बैठाकर अंदर ले जाया गया। रिया ने अंदर जाते ही सामने इंतजार कर रही अपनी दोस्त काव्या से कहा, काव्या जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, देखो इन्हें जाने क्या हो रहा है। काव्या ने फौरन आनन फानन में डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर 20 मिनट में आ चुके थे और जब तक उस महिला के मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा था, आते ही उन्होंने उनका चेकअप किया और फटाफट कुछ टेस्ट लिख डाले। अभी एकदम से समझ पाना मुश्किल था कि उनको शरीर में क्या हलचल है।
रिया ने सारी बात काव्या को बताकर कहा, काव्या, मेरी आंखों के सामने वो लड़का बोल कर गया था कि अभी आता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो मासूम ईमानदार दिखने वाला लड़का ऐसा भी कर सकता है। काव्या ने कहा, हमारे यहाँ कई केस आते हैं रिया, हर एक को सुनकर दुख होता है। इन बेसहाराओं को सहारा देकर हमें थोड़ा सुकून मिलता है। रिया अगले दिन आने के लिए कहकर अपने घर चली गई। उस महिला की रिपोर्ट अगले दिन शाम तक आनी थी और शाम को रिया सारी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। डॉक्टर ने सब कुछ ध्यान से देखकर कहा, इनके हार्ट के टेस्ट में भी करने होंगे। फिलहाल तो इनकी किडनी वीक दिखाई दे रही है, जिस कारण ये बोल नहीं पाती हैं और हाँफने लगती हैं। ज़रूरत पड़ी तो इनका डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। सब कुछ टेस्ट से ही पता चलेगा। रिया ने सब सुनकर चौंक रही थी कि इस महिला की इतनी गंभीर हालत थी और बेटा इतना लापरवाह निकला। डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, लेकिन कुछ टेस्ट फिर से करवाने के लिए बोल दिया, जिसका जिम्मा रिया ने अपने सिर पर ले लिया। आश्रम आकर उन्होंने तुरंत उनकी दवाइयाँ शुरू कर दी थी और खाने पीने का कुछ सामान भी उनके लिए ले आई थी। महिला नींद में थी और उसे कुछ पता नहीं था। रिया ने अगले दिन सभी टेस्ट करवा दिए और ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। महिला का दिल भी कमजोर निकला। इतना सब जाने कैसे हुआ, रिया इसी सोच में थी। रिया रोज मिलने आती थी तो महिला भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती थी। एक हफ्ते तक ख्याल रखे जाने के बाद महिला कुछ बोलने लायक हुई। रिया ने एक दिन कहा, आप अपने बारे में कुछ तो बताइए, इतनी बीमार कैसे हो गई? नाम क्या है आपका? परिवार में कौन कौन है? महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाँफती भर्राती आवाज में कहने लगी, बेटी, तुम ना होती तो मैं मर ही जाती। बेटा तो मुझे मरने के लिए छोड़ ही गया था। तुम्हारे मेरे जीवन पर हमेशा एहसान रहेगा। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा और अपना नाम अनीता खरे बताया, लेकिन इससे आगे वो महिला कुछ बता ना पाई। उनका गला रुंध गया और आवाज़ गले में ही दबकर रह गई थी। रिया उन्हें दिलासा देकर अपने घर ले चली गई। इसके बाद जब भी रिया पूछने की कोशिश करती तो वो टाल जाती। इसके बाद उनका अनीता जी से आश्रम में मिलने आना जारी रहा। 3 महीने बीत चुके थे और अनीता जी की सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। अपनी मधुर आवाज़ और भजनों से उन्होंने सबका मन मोह लिया था। आश्रम में सबसे घुल मिलकर रहती और इसके लिए रिया को बार बार धन्यवाद कहते नहीं थकती। एक दिन रिया ने आकर कहा, आंटी जी मिठाई खाइए, मेरा LLB कंप्लीट हो चुका है और अब मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। रिया ने मिठाई का डिब्बा खोलकर एक पीस उनके मुंह में डालते हुए कहा। अनीता जी ने रिया को ढेरों आशीर्वाद दिया और बेटा, अपनों से अच्छे तो पराये होते हैं। तुम मुझ गैर को भी इतना सम्मान देती हो और एक मेरा बेटा है जो मुझे भूल ही गया। रिया ने गले से लगाकर कहा, मेरा बस चले तो आपके बेटे को कोर्ट में घसीट लाऊं, लेकिन उसका अता पता नहीं है और ना ही आप कभी कुछ बताती हैं। अनीता जी इस बात पर केवल मुस्कुरा कर रह गई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी देखकर अगले ही पल रिया ने कहा, आंटी जी ऐसा मत कहिए, मैं तो आम इंसान हूँ। आपका दर्द देखकर मुझे दर्द हुआ तो यहाँ ले आई। थोड़ा आप अपने बारे में बताएं तो शायद मैं मदद कर पाऊंगी। महिला ने कहा, काश इतनी इंसानियत मेरे बेटे में होती, वो भी माँ का दर्द समझता। उसके बारे में बात करने में भी मुझे शर्म आती है। वो कहकर खामोशी से ज़मीन ताकने लगी तो रिया ने भी कुछ नहीं कहा। इस तरह इस बार भी रिया कुछ भी जानने में असफल रही। रिया की इंटर्नशिप शुरू हो चुकी थी और वो केबिन में बैठी सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी और एक खबर पढ़कर रिया की आंखें हैरत से फैल गई थी। उसने आज ही अनीता जी से मिलने के लिए सोच लिया। 4 बजे तक कोर्ट के काम करने के बाद वो सीधी आश्रम पहुंची। अनीता जी से मिलकर उसने हालचाल लेने के बाद उनसे उनके आगे वो अखबार का पेज उनके आगे रख दिया और कहा, पहचान सकती हैं क्या? तस्वीर में छपा वो चेहरा देखकर अनीता जी की आंखें गुस्से और हैरत से भर गई थीं। उन्होंने कहा, आरव, ये तो आरव है, इसकी तस्वीर क्यों छपी है? रिया, क्या किया है इसने? अनीता जी ने रिया से पूछा, क्योंकि उस कॉलम पर छपी अखबार उन्होंने नहीं पढ़ी। अपने बेटे की तस्वीर देखकर उन्हें बुरा भी लगा लेकिन गुस्सा भी आया। रिया ने कहा, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है और उन्होंने कराई है। जिन्होंने कराई है उस परिवार ने अपना नंबर दिया है। अनीता जी का दिल ये सुनकर धक से रह गया। उन्होंने नम आंखों से कहा, जब इसने मुझे छोड़ा तो मैंने सोचा था कि शायद मेरी बीमारी से तंग आ गया होगा, लेकिन ये खुद कहाँ गायब हो गया। उनकी बात सुनकर रिया को ये तो कन्फर्म ही हो गया था कि ये इनका ही बेटा आरव है, लेकिन आज अनीता जी जैसे कुछ बताना भी चाहती थी, सो उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। फिर वो महिला कुछ रुक कर बोली, मेरे पति की मौत 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। इकलौता बेटा था और उस समय 21 साल का था। पति एक
घर और एक दुकान छोड़ गए थे। पति की मौत को मैं सह नहीं पाई और मुझे हार्ट अटैक आ गया। बेटे ने तुरंत भर्ती करके मुझे बचा भी लिया, लेकिन मेरे इलाज के पैसों की ज़रूरत थी तो दुकान बेचनी पड़ी, क्योंकि बेटा बेरोजगार था और पढ़ ही रहा था। वो MBA करना चाहता था। मैंने उसको घर बेचने की सलाह दी। आखिर सब उसके पिता का ही तो था और उसके मरने के बाद उसके काम आना भी चाहिए था। हम माँ बेटा एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहने लगे थे। वो रोज कॉलेज जाता और शाम को घर आता, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जाने क्यों मेरे बेटे का व्यवहार मुझसे बदलने लगा था। वो अपने कपड़ों पर खर्चा कर ज़्यादा करने लगा था और खुद को महका कर घर से निकलता था। बाहर से खाना खाकर आता था, मेरे लिए बनाना बंद कर दिया। शाम को घर आता तो फ़ोन पर लगा रहता। मैं भी मजबूरी में दवाइयाँ बिना कुछ खाए ही खा लिया करती थी, जिस कारण धीरे धीरे किडनी कमज़ोर हो गई। लेकिन मैं क्या करती, मेरे शरीर में कुछ करने की हिम्मत ही ना थी और बेटे को तो जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। पूरा दिन भूखा रहने के बाद मैं शाम को उससे खाना मांगती तो मुझे भला बुरा कहने लगता। मुझसे कहता कि मैं सारा दिन पढ़ाई करता हूँ, थक जाता हूँ, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, जब देखो बीमार पड़ी रहती हो। सारा पैसा दवाइयों में खर्चा हो रहा है, एक दिन ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। उसका कहना सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आता था, लेकिन इकलौती औलाद से क्या कहती। उसकी बातों से मुझे कभी कभी लगता कि वो एक दिन मुझे कहीं छोड़ देगा। कहता भी था कि तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती, तुम जाओ, मैं अपना देख लूँगा। कई बार रात को घर भी नहीं आता था और अगले दिन कहता कि हॉस्टल में ही फ्रेंड के पास रुक गया था। माँ की तो जैसे फिक्र ही नहीं थी। एक बार उसने मुझ पर हाथ भी उठाया, जिससे मैं अधमरी सी हो गई थी। बेटे का हाथ उठाना मुझे जीते जी मार रहा था। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने मुझ कुछ ना कह सकी किसे और मुझसे मुस्कुराकर बात करने लगा। खाना भी बनाकर खिलाए, लेकिन 3 दिन बाद बोला कि एक डॉक्टर का पता चला है, वो आपको ठीक कर देंगे, वहाँ ट्रेन से जाना पड़ेगा। इसके बाद की कहानी तो तुम जानती ही हो बेटा कि आगे क्या हुआ। ये वही ट्रेन थी जिसमें तुम मुझे मिली। महिला ने रो रो का वो सब बताया है, जिसको सुनकर रिया की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, आंटी जी चिंता मत कीजिए, अब आप सही जगह पहुंच गई हैं। मैं उसको ढूंढने की कोशिश भी करूंगी। अनीता जी ने कहा, बेटा मैं तो अब उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। वो ना ही आए तो अच्छा। बेटा अगर वो मिल गया तो अब की बार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिया ने सब सुनकर हैरान थी। एक निहायती गिरे हुए बेटे की ये कहानी उसका दिल झकझोर गई थी। रिया को सबक सिखाना चाहती थी, सो वह वहां से उठकर चली गई। घर आकर उसने तुरंत ही दिए नंबर पर फोन लगाया और कहा कि आरव के बारे में बात करना चाहती हैं। उन लोगों ने रिया को घर आने के लिए कहा। रिया अगले ही दिन अनीता जी को साथ लेकर वहां पहुंच गई, लेकिन फोन करने पर पता चला कि आरव पकड़ा जा चुका है। रिया ने अब तक अनीता जी को यहाँ आने का कारण नहीं बताया और यही कहा कि थोड़ा घूमने चलते हैं। रिया ने तुरंत थाने का पता पूछा और वहीं पहुँच गई। बाहर कार में अनीता जी को बैठाकर इंतजार करने के लिए कहा और खुद काम का बहाना करके थाने के अंदर चली गई। रिया लॉयर थी तो अनीता जी को शक भी नहीं हुआ। रिया ने अंदर जाकर जब वहां मौजूद इंस्पेक्टर से मिलने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा, मैडम है कौन आप जो यहाँ चली आई? ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कर मुजरमों से नहीं मिल सकता। जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। रिया ने तुरंत अपनी आईडी दिखाई और कहा कि इनकी माँ उसके पास रहती हैं। इंस्पेक्टर ने जाकर आरव से उसकी माँ का नाम पूछा तो की सही निकला और फिर इंस्पेक्टर रिया को नहीं रोक सका। लॉकअप के बाहर खड़ी रिया ने आरव की तरफ देखते ही कहा, पहचाना मुझे? जमीन पर बैठे आरव ने नजर उठाकर ऊपर देखा तो रिया को देखकर सोच में पड़ गया। उसका चेहरा देखकर लगा कि वो शायद रिया को पहचान गया था, लेकिन उसने ना पहचानने का नाटक करते हुए कहा, कौन है आप? मैं तो आपको नहीं जानता, मुझसे मिलने क्यों आई हैं? अब तक वो रिया के आने का मकसद शायद नहीं समझा था। रिया ने गुस्से में आंखें निकालते हुए कहा, क्यों पहचाना नहीं या फिर पहचानना नहीं चाहते? उस रात को भूल गए? इंस्पेक्टर को सब बताऊं क्या? रिया का गुर्राना देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस रात को वो वास्तव में नहीं भूला था और ना ही रिया को। इस समय वो सिर झुकाकर धम से बैठ गया था। रिया ने कहा, क्यों नजर नहीं मिला सकते हो क्या? पता है कि मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा मेरे पास है और पहले से ठीक है। तुम्हारा बस चलता तो तुम अपनी माँ को जहर ही दे देते। रिया बोल ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे आइए आइए मेहता साहब, आपका मुजरिम पकड़ा गया है, अब आप उसके साथ जो चाहे करें। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से 3 आदमी
आरव के लॉकअप की तरफ चले आ रहे थे और देखने में काफी रईस लग रहे थे। उन्होंने आकर कहा, मैडम आप कौन हैं? इसकी बहन तो नहीं? इसने तो कहा था कि परिवार में कोई नहीं है, फिर आप कहाँ से पैदा हो गई? अगर बचाने का सोच कर आई हैं तो सोच लीजिए कि ये हमारे हाथ पे चढ़ा है, अब इसका क्या होगा हम ही डिसाइड करेंगे। ये हमें जानता नहीं है और ना ही आप, कहीं इसके साथ आपको भी धोखाधड़ी में बंद ना होना पड़े। इस बात पर रिया मुस्कुराई और बोली, ये मेरा तो कुछ नहीं, मगर जितना आपका मुजरिम है उतना ही अपनी माँ का भी है। मुझे नहीं पता कि इसने आपके साथ क्या किया, लेकिन अब इसको सजा इसके अपनों से ही मिलेगी। वो लोग सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ने कहा, इसकी माँ भी है? रिया ने हंसकर कहा, जी हाँ, और जिन्हें ये गंभीर बीमारी की हालत में ट्रेन में छोड़कर भाग गया था। तीनों आदमी हैरान थे। ये तो बहुत नीच निकला। हमारी बेटी के साथ ये क्या कर डाला इसने? जब एक ने ऐसा कहा तो रिया ने भी हैरान हुई और पूछने लगी कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है जो दिमाग से बच्ची है, लेकिन उसकी उम्र 25 साल है और शादी लायक है। डॉक्टर ने कहा कि शादी के बाद इसकी मानसिक स्थिति संभल सकती है। तो हमने भी अखबार में इश्तेहार दे दिया, लेकिन हम घर जमाई रखना चाहते थे क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं था जो हमारी दिमाग से कमजोर बेटी के साथ रह सकता था। लेकिन इतने सारे लड़के देखने के बाद हमें ये सही लगा, ये हमको ईमानदार लगा और इसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो ये ईमानदारी से निभाएगा, हमें इस पर विश्वास हो गया था। तो तिजोरी की चाबियां तक इसको दे देते थे। लेकिन अब हमारी मासूम बेटी प्रेग्नेंट है और ये तिजोरी से पैसा चुराकर भाग गया। इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है। ये सब कहते हुए दो आदमी बेहद गुस्से में थे, लेकिन तीसरे व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रिया को उनसे बात करके ही पता चला कि वही लड़की के पिता हैं और बाकी दो व्यक्ति उसके चाचा हैं। रिया ने सुनकर आरव को बहुत नफरत से देख रही थी। एक मासूम के साथ की गई ये घिनौनी हरकत वास्तव में माफ करने के लायक नहीं थी। रिया ने उसके 2 मिनट रुकने को कहा और बाहर जाकर अनीता जी की साथ ले आई। सामने खड़ी अनीता जी यानी अपनी माँ को देखकर आरव कांप उठा। अभी तो माँ के सामने शर्मिंदा होना बाकी था। रिया जी ने कहा, सर ये इसकी माँ है, इनके साथ भी इसने ही निहायती घटिया जुर्म किया है, जिसकी सजा तो भी मिले वो कम है। ऐसी औलाद से तो औलाद का ना होना ही अच्छा है। मोहित की आंखें इस शर्म से झुकी हुई थीं। लड़की के पिता ने कहा, हमारी भी गलती है कि हमने इसकी जांच पड़ताल नहीं की, काश ख्याल कर लिया होता। अब इसकी माँ से किस मुंह से कुछ कहें, वो तो खुद इसकी सताई हुई हैं। आरव उठकर आगे बढ़ा और सिसकते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अनीता जी ने आगे बढ़कर लॉकअप के अंदर हाथ डालकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और उन्होंने कहा, तेरे जैसी नालायक औलाद ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इनकी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। ऊपर वाला उसको बदला जरूर लेगा। अनीता जी ने अपने बेटे आरव के किए पर शर्मिंदा भी थीं और उन लोगों से नजर नहीं मिला पा रही थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप इसको जो चाहे सजा दीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं लगेगी। इसके बाद अनीता जी जाने के लिए मुड़ी तो आरव जोर से चीखा, माँ रुक जाओ, माँ मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ माँ, प्लीज माँ। अनीता जी के कदम ठिठक गए और उन्होंने मुड़कर कहा, अब पता चला कि छोड़कर जाना क्या होता है। वो मासूम तो बता भी नहीं सकती जिसे तू ऐसी हालत में छोड़ आया। थू है तुझ जैसे बेटे पर। अनीता जी ऐसा कहकर वहां से तेजी से निकलती चली गईं और आने वाली हर पुकार को अनसुना कर दिया। आरव को कड़ी सजा हुई। भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। कोई अपराधी कितना भी चाहे मगर ऊपर वाले की नज़र से नहीं बच सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।